असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए तो हमारे जैसे बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर में रिटायर कर गए, जिसने एमटेक नहीं किया, पीएचडी नहीं किया। फिर अपनी यात्रा को शुरू किया वहाँ से सफल होने के, कि मैं तो ठीक है एक जॉब मिल गया, हमें कंफर्ट हो गया, बट रेस्पेक्ट हमें नहीं मिला। तो जॉब होने से क्या हो गया, रोटी कपड़ा मकान, यह नीड आपका पूरा हो गया। यू विल गेट योर बेसिक नीड ऑफ शेल्टर, क्लॉथ एंड फूड, अगर नौकरी मिल जाएगी। अब लेकिन आप जब असिस्टेंट इंजीनियर हो जाएंगे तो एक नीड और हो गया कि आई शुड बिकम ए सक्सेसफुल असिस्टेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, सो दैट कि पीपुल शुड रिकॉग्नाइज माई टैलेंट एंड मेरिट। यह लाइफ ऑब्जेक्टिव होगा, प्रायः सभी का, नहीं है तो बना लीजिए। अपने आप को रेस्पेक्ट करने के लिए इसको यू हैव टू अचीव दिस। तो वह था, एक सपना था, ड्रीम था। तो मैं आईआईटी दिल्ली गया, एमटेक किया, अपने छात्र के साथ पढ़ा, जिसको मैं बीटेक पढ़ा रहा था एमआईटी मुजफ्फरपुर में, उसके साथ मैंने एमटेक किया। और जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरा बेटा एमटेक करने आईआईटी दिल्ली चला आया। तो इस ढंग से मेहनत करके जीवन में अपने आप को उत्प्रेरित करके सेल्फ मोटिवेशन से यहाँ तक की यात्रा की आपके पास है आफ्टर रिटायरमेंट। एंड आई एम फुल ऑफ ब्लिस। मैं जीवन में बहुत खुश महसूस करता हूँ। अपने आप को सेल्फ कंटेनमेंट, आत्मसंतोष से भरा हुआ व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। एंड ऑलवेज ए स्माइलिंग। सबसे पहले आप सब लोग खुश रहेंगे। कीप योर सेल्फ स्माइलिंग एंड हेल्दी, यह जीवन का सिद्धांत है। तो दिस इज द वर्ड ऑफ विजडम, टू गेट अप and do hard work from morning to evening. Yeah, always you should remember this. तो गीता का यह सेंटेंस सब लोग गूगल से सर्च कर लीजिए, सही सही अपने कॉपी में लिख लीजिए। मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव्स ही इज एज। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट। अगेन एक गीता का कोट है, सेम। देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, अर्जुन एंड कृष्ण। एंड उस समय का विधा क्या था, विद्वान वह माना जाता था, ज्ञानी वह माना जाता था जो सबसे अच्छा वार फील्ड में वॉरियर हो, धनुषधारी हो, बहादुर हो, वह उस समय का विद्या का गुण था। उसके लिए भी गुरुकुल था, द्रोणाचार्य गुरु थे। तो जितने छात्र हैं तो अब सब मेरे शिष्य हो गए, हम आपका गुरु हो गए। एंड मैं यहाँ तक पहुँचा अपने गुरु के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए। तो दिस इज द रिलेशंस बिटवीन यू एंड मी, ए रिलेशंस ऑफ लव, रिलेशन ऑफ अफेक्शंस एंड रिलेशन ऑफ हेल्प। दिस इज माई मोटिव। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ यू बिहेव। तो आप जितना पढ़ेंगे किताब, बुद्ध को पढ़ेंगे, अनुशीलन का पाठ बुद्ध अपने शिष्यों को सुनाया करते थे, सिखाते थे। उस ढंग से बहुत से बुद्ध के अनुयायी बने, महावीर के। अपने अपने प्रदेश में, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, भगवान बुद्ध यहाँ पैदा हुए, लेकिन बुद्ध का नामो निशान नहीं दिखाई पड़ता। महावीर हमारे ही पैदा हुए। तो यह विरासत है हमारी, यह संस्कृति है, बहुत रिच, बहुत हिस्टोरिकल रिच है। और ऐसे ऐसे ज्ञानी भारतवर्ष में पैदा हुए। तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, चाणक्य गुरु थे जो उसके चांसलर उस समय, आज जो कहते हैं चांसलर थे। उन्होंने समाज का निर्माण किया, अर्थशास्त्र का सिद्धांत बताया। तो ऐसी ऐसी विरासत है। तो मैं गीता पर आ गया था, कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। तो अर्जुन वाज इन कन्फ्लिक्ट इन वारफील्ड। मन में बहुत सारी दुविधाएं थी, हमारे भी है, आप में भी रहते हैं। क्लियरिटी होना चाहिए सफल होने के लिए। अर्जुन को सफल होना था तो कृष्ण वाज प्रीचर, सारथी के रूप में। तो वारफील्ड में अर्जुन सोच रहे थे कि हाउ आई शुड किल माई गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने रिलेशंस को। तो ही वाज इन ए कन्फ्लिक्ट, टोटल कन्फ्लिक्ट। माइंड वाज बिहेविंग लाइक ए टर्बुलेंट ओशन। तो कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, ओ कृष्ण, माइंड इज बिहेविंग लाइक ए टर्बुलेंट ओशन, इट इज ए स्टबबॉर्न, अनरूली, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, एज डिफिकल्ट टू कंट्रोल विंड। हवा को जैसे रोकना है, वही जीवन में आप देखिए सबका जीवन में किस ढंग का टर्बुलेंस है।
कैसे होता है, हम ही जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं तभी हम करते हैं। बहुत सा चीज़ हम ऐसा करते हैं, कन्फ्लिक्ट, हमको अलार्म लगाते हैं कि 5 बजे उठना, लेकिन तभी थोड़ा लगता है ठंडी है, रजाई में है, थोड़ा और सो लेते हैं। तो इस ढंग के कन्फ्लिक्ट सुबह से शाम तक हमारे मन में द्वंद्व, हमारे विचारों में उठते रहते हैं। इस झंझावात को मैनेज करना है हर एक इंसान को सफल होने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। खुशहाल बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास पैसा हो, पैसा नहीं उतना होना चाहिए जिससे मेरा काम चल जाए। खुशहाल होने के लिए ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड जो होगा आपको नॉलेज गेन करने से होगा। जितना नॉलेजेबल होइएगा उतना ब्लिसफुल आप फील करेंगे। तो यह सब है। नाउ आई एम कमिंग टू माई पॉइंट। अब यह सिविल इंजीनियरिंग में देयर आर डिफरेंट पार्ट। व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? द इंजीनियरिंग रिलेटेड विथ कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिज, बिल्डिंग, water retaining wall, water tank, tunnels, metro rail, and all other thing which is required for the benefit of the society. This is called civil engineering. And then you come think about what is engineering. Engineering is nothing but it is a application of science for making any product. यह इंजीनियरिंग का डिफिनेशन होता है। ऑल द फंडामेंटल ट्रूथ विल बी कंबाइंड टू मेक ए प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग जब हुआ तो इट इज नाउ डिफाइंड कि प्रोडक्ट सिविल में क्या हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गए, वाटर टैंक हो गए, बिल्डिंग हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो इस प्रोडक्ट को हमको बनाना, गाड़ी, मोटर गाड़ी रिलेटेड मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अलग है। The technology is changing very fast and we have to move with the moving technology. हमको जीवन में टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। तो now I will discuss today. This is my first class, just to excite you, just to motivate you to capture knowledge. यह इंटरव्यू में तो पूरा सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता, but you can think about it. I will discuss many things here. It is all related with the constructions and you have to prepare yourself, acquainting by capturing knowledge and knowing all the codes which is required, and this is the success. Practical interview में आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए, स्ट्रेस एनालिसिस के लिए नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि प्लीज डिफाइन द स्ट्रेस, डिफाइन द मैकेनिक्स, व्हाट इज स्ट्रक्चर। जैसे अभी मैं ही पूछ देता हूँ, सपोज आई एम कंडक्टिंग ए इंटरव्यू एंड आई एम आस्किंग यू, आप कहिएगा कि आप हमसे पूछेंगे, आई वाज इन इंटरव्यू बोर्ड, मैं पूछूंगा कि व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, व्हाट यू कैन आंसर, आप बोलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। देन माई फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज ए स्ट्रक्चर। आप में से कितने लोग स्ट्रक्चर को बताएंगे? हाउ यू कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर। जैसे हम कहें ना सिविल इंजीनियरिंग, इट इज ऑल रिलेटेड विथ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ब्रिज स्ट्रक्चर, ट्रस स्ट्रक्चर। देन आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन एज ए member of the interview board or chairman of the interview board from you कि what is a structure, then what will be your appropriate answer? Can I tell, sir? When the load is applied on any body or any system, then the bodies get deformed. The structure is a system of that body that resists that deformation. ठीक है, more or less you are right. और कोई? स्ट्रक्चर कैपेबल होता है लोड को टेकिंग करने के लिए उसके बाद। ये हाफ ट्रूथ, फुल ट्रूथ इज नॉट। तो अब है दोनों ऑलमोस्ट सही हैं। और आप लोग देखिए, इंटरस्पेक्शंस कीजिए कि हम जो पढ़ लिए स्ट्रक्चर उसका हम आंसर नहीं देने में कैपेबल हैं, तो यहीं पर इंटरव्यू में आप डिफीट हो जाएगा। तो ये सब, हाँ बोलो। स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम ऑफ मेंबर, इट हैज लाइक अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, चलो हम बता देते हैं। ठीक है, सिस्टम। यह लड़की पहले बताई, क्या नाम बेटा? रूही। रूबी। रूबी ने रूही ने मोर और लेस स्टेटमेंट दी, लेकिन कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं था। स्ट्रक्चर इट इज ए सिस्टम। स्ट्रक्चर मीन्स नॉट कि सिविल इंजीनियर, एयरप्लेन इज ऑल्सो ए स्ट्रक्चर।
The airplane is also transmitting load, therefore it is a structure. So a structure, it is a system to transmit load safely into a space while maintaining the structural integrity. This is the definition of a structure. Again, a structure, it is a system to transmit load safely into a space while maintaining a structural integrity. अभी क्या है, हम लोग इस फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर में बैठे हुए हैं. We are sitting here in this room. It is also a structure, building a structure, and E load safely transmitted into a space while maintaining a structural integrity. जैसे यहाँ डिफ्लेक्शंस नहीं हो रहा है, you are not feeling uncomfortable. कंजेशन का अनकम्फर्टेबिलिटी अलग है, बट स्ट्रक्चरल अनकम्फर्टेबल नहीं है कि आप डिफ्लेक्ट हो गया बैठे तो, जैसे खाट में बैठते हैं वैसे चरपाई पर बैठते हैं तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट इज नॉट कंफर्टेबल. तो दिस इज द मीनिंगफुल स्टेटमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर. और जब मैं इंटरव्यू में था तो लड़का से पूछे कि ना सर हम स्ट्रेंथ मटेरियल बहुत अच्छा बताएं, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता था व्हाट कैन यू डिफाइन स्ट्रेस. एक भी लड़का स्ट्रेस नहीं डिफाइन किया. अब एक आदमी स्ट्रेस डिफाइन कर दीजिए. It is the internal resistance force it is the internal resistance force offered by your body when external load is Load acting is on it. applied on that body. नेक्स्ट एनी Resisting force per unit area is called. मैथमेटिकल स्टेटमेंट. For unit strain we applied of course on the स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस आई एम आस्किंग. Stress is a internal property of a material which resists external force. stress is the internal resistance which resists deformation of हाफ स्टेटमेंट, नॉट फुल स्टेटमेंट. So, When we apply load on the body resist against the applied load. नो, it is the density of When the force is applied, नहीं, नॉट डेंसिटी. so may I? when the force हाँ बोलो. Internal resisting force per unit area within the proportional limit. तू तो हुक्स लॉ नहीं ना पूछ रहा है. when the force applied on a body, then body is deformed. अब बैठ जाइए. देखो पढ़े सब लोग हैं लेकिन किसी को क्लियरिटी नहीं है. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट चाहिए, क्लियरिटी चाहिए. कोई बॉडी है, इंटरनल फोर्स इज ऑलरेडी देयर. केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, फिजिक्स स्ट्रक्चर, तो इंटरनल फोर्स तो है वहाँ पर, है कि नहीं है? तो तुम क्या कहना चाहते हो? यू आर मेकिंग ए रॉन्ग स्टेटमेंट. अब मुझे बात करने दो. व्हेन बॉडी विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, पूरा इंजीनियरिंग यही है. बॉडी पर फोर्स आएगा एंड इट्स रेस्पॉन्स, फोर्स एंड इट्स रेस्पॉन्स ऑन द बॉडी. पूरा इंजीनियरिंग जो है, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, यही है पूरा. फोर्स एंड इट्स रेस्पॉन्स ऑन द बॉडी. रेस्पॉन्सेस क्या क्या होगा? स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, डिफॉर्मेशंस होगा, रिफ्लेक्शंस होगा, ट्विस्टिंग होगा, यह सब रेस्पॉन्सेस हुआ बॉडी का. व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, द एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स will be induced. Additional internal force. Internal force is there, intermolecular force. When the body is subjected to external force, additional internal force will be induced in a body, and that internal force per unit area is known as stress. बोलिए, कोई बोले थे ऐसे? बस. तो आप सब पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं. क्लियरिटी नहीं है. जब किताब में पढ़ेंगे, लिखते हैं, तो यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है. यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है तो हम मात खा जाते हैं. तो जो पढ़ेंगे, हर एक कदम पर आपके हाथ में, आज नॉलेज आपके हाथ में है इन दिस स्मार्टफोन. आप काजमी का किताब में स्टेटमेंट पढ़िए. यह स्टेटमेंट है काजमी के किताब, बहुत महंगी किताब नहीं है, सस्ती, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का. आप नोट कर लीजिए. काजमी का किताब, IIT दिल्ली में मेरा प्रोफेसर था, मैकेनिक्स पढ़ाता था, उसकी किताब है, टेक्स्ट बुक. उसमें खुरमी जैसा सॉल्यूशन नहीं है, जितनी मोटी किताब है. उस टेक्स्ट बुक को पढ़ने का ज़रूरत है.
तो अब जो भी लड़का हमसे कहा कि स्ट्रेंथ मटेरियल हम बता सकते हैं इंटरव्यू में, वह सब बहुत पुअर परफॉर्म किए। अब बताएं, छोटी छोटी बातें। आप सब लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? आप बताइए, एरिया क्या है? डिराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। आप बोलिए पाई आर स्क्वायर, हाउ इट इज डिराइव? कोई बता सकते हैं? Taking the area of wheel, we derive pi from there, considering the relation between its area and radius. Anyone? So rectangular strip mark, इसके perimeter 2 pi r और small width dr. ठीक है, यू आर राइट। यह किताब 8th 9th के किताब, ज्योमेट्री के किताब में विदाउट यूज ऑफ कैलकुलस से भी निकाल सकते हैं। यह बहुत छोटी बात है, लेकिन आईआईटी के जेईई का यही सवाल है। इस ढंग के सवाल आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, कि अब ये बताइए कि आईआईटी जेईई में पाई आर स्क्वायर डिराइव करने के कितना लड़का इसको डिराइव करके बताएगा? जैसे तुम बताए ना, दैट सर्किल विल बी डिवाइडेड बाय द डायमीटर इन नंबर ऑफ पार्ट्स, तो ये क्या होगा? अब एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर कई डायमीटर से डिवाइड कर दें तो सेंटर से ट्रायंगल बनेगा ना। इननंबरेबल ट्रायंगल्स विल बी क्रिएटेड। अब हाफ जो तुम बताए उसको हम क्लियर कर देते हैं कि इट विल बी अरेंज्ड इन ए रिवर्स वे। एक ट्रायंगल को इस ढंग से अरेंज किया, दूसरा का बेस ऊपर कर दिए, तो इस ढंग से हाफ ऑफ पेरीमीटर्स 2 पाई आर हो गया, एन इननंबरेबल ट्रायंगल हो गया। देन द रेडियस विल बी बिकम स्ट्रेट आर, तो पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। इतना सिंपल आंसर है। बट हम जो पढ़ते हैं, जो पढ़ते हो आप, उसको समझने का कोशिश करो, तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा, यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। अब पूरा इंजीनियरिंग जो बेस्ट है वह मैकेनिक्स पर बेस्ड है, मैकेनिक्स ऑफ फोर्स, पूरा इंजीनियरिंग। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में जो तुम पढ़े वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी इसलिए कर लिए कि अगर हम डिफॉर्मेबल मानते तो बच्चों को सिखाना मुश्किल था, हम सिखा ही नहीं सकते थे, वो कंफ्यूज हो जाता, उसको क्लियरिटी नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, इस सब्जेक्ट को ऐसे बनाया, डिवाइड किया कि डिफॉर्मेशन विल बी देयर, बट इसको आइडियलाइज कर दिया। इंजीनियरिंग इज फुल ऑफ आइडियलाइजेशंस, लिटिल लाइज। रियलिटी में इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर्स। तो हमने कहा कि डिफॉर्मेशन विल बी जीरो। तो हम जो फर्स्ट ईयर में पढ़े मैकेनिक्स को समझने के लिए मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कर दिए। देन इंटर इन द सेकेंड ईयर, तो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ऐसे सिस्टम अप्रोच पढ़ाई का शुरुआत किए फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, धीरे धीरे। और बीटेक का जो सिलेबस है कुछ भी इंजीनियरिंग नहीं है, इट इज ऑल फंडामेंटल विथ फुल ऑफ आइडियलाइजेशंस। जैसे स्ट्रेस, ये लड़की बताई प्रोपोर्शनल लिमिट के बारे में, कुछ हुक्स लॉ बता दिया। अभी स्ट्रेस हम बात कर रहे थे, देन आई विल डिस्कस स्ट्रेन। स्ट्रेन का समझना कोई डिफरेंस नहीं है। यूनिट लेंथ में जो डिफॉर्मेशंस होगा ड्यू टू फोर्स, वह जो डिफॉर्मेशंस पर यूनिट लेंथ विल बी नोन एज स्ट्रेन। अब ये दोनों को रिलेट करना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को, हाउ इट विल बी रिलेटेड। तो हुक्स ने एक इंजीनियर साइंटिस्ट जो कहो, उसने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया कि द स्ट्रेस विल बी रिलेटेड टू स्ट्रेन एंड दोनों का प्रपोर्शन होगा, लिमिट जो है प्रोपोर्शनल होगा, जो दो डिफॉर्मेशंस होगा प्रोपोर्शन होगा। बट दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। यह स्टील में हो सकता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्टील के केस में होगा। लेकिन बहुत सा ऐसा मटेरियल है जिसमें स्मॉल तुम फोर्स दे रहे हो, जैसे रबड़ को, तो उसमें डिफॉर्मेशन ऑल ऑफ ए सडन ज़्यादा है। देयर इज नो प्रोपोर्शनलिटी इन डिफॉर्मेशंस। तो एक लिमिट तक हुक्स ने कहा कि बीटेक में जो पढ़ाई होगी वह प्रोपोर्शनल लिमिट तक होगा। अब हुक्स लॉ डिफाइन करने में आप बताइए, हुक्स लॉ कितना लोग नहीं डिफाइन करेंगे बताइए?
हुक्स लॉ बहुत छोटी बात है, लेकिन इसको नहीं बताइए। हुक्स लॉ कोई Stress is proportional to strain. Stress is dynamically proportional to strain up to the elastic limit. Up to the इलास्टिक लिमिट। हाँ, अब देखो, तो यू आर मेकिंग ए स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो तुमको 0 नंबर मिल जाएगा इंटरव्यू में। इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आएगा, वह रिलेशनशिप नॉन लीनियर होगा। अब नॉन लीनियर रिलेशनशिप को हुक्स नहीं कहता है। अब ये प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों किया कि बच्चे समझ सके, आपका पढ़ाई आसान हो जाए, सो दैट यू आर एबल टू अप्लाई मैथमेटिकल टूल्स। अदरवाइज क्या होगा, अगर प्रोपोर्शनल ना हो, अब तुम करे इलास्टिक तक, देयर विल बी नंबर ऑफ हुक्स लॉ का वैल्यू डिफरेंट होगा। हुक्स लॉ में इलास्टिक लिमिट, हमें इलास्टिक कांस्टेंट निकालना है, ई का वैल्यू निकालना है। इलास्टिक कांस्टेंट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, एंड दैट इलास्टिक कांस्टेंट ई का वैल्यू जो होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी डिफरेंट, एंड इट विल बी डिफाइंड बाय इट्स टेंजेंट, पॉइंट टू पॉइंट। अगर तुम यह जवाब दे देते हो, यह मॉक काउंसलिंग का यह फायदा होगा, तो तुमको इतना अच्छा नंबर होगा कि ना, दिस बॉय इज वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया, इसको समझ है। तो इस ढंग से सुबह से शाम तक जुनूनी बनिए, पागल बन जाइए समझने के लिए बात को। थोड़ा सा दिमाग को खोलिए, दिमाग को खोलिएगा, देन यू आर एबल टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक बाय योरसेल्फ। जैसे तुम कह दिए स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, बस हो गया, फेल हो गया तुम इलास्टिक लिमिट में। अब तो शायद सभी के ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे कि जब हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं तो यंग मॉडुलस का वैल्यू डिफरेंट होगा, पॉइंट टू पॉइंट, एंड इट विल बी डिफाइंड बाय द टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो उसका भी एनालिसिस हो रहा है, लेकिन वो पीएचडी में लोग कर रहा है। तो यह हुक्स ने, जस्ट टू मेक मैकेनिक्स सिंपल, ही हैज पुट ए राइडर दैट स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन up to proportional limit, otherwise it is very much difficult to apply a mathematical tools। आज के डिजिटल एज में कंप्यूटर से, प्रोग्रामिंग से तो निकल जाएगा, सॉफ्टवेयर है, सब पॉइंट पर इलास्टिक वैल्यू, तुम एकदम नैरो स्पेस पर तुम डिफरेंट इलास्टिक वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, समझने का बात। अब वैसे ही पूछेंगे, मैकेनिक्स जब फर्स्ट ईयर में पढ़ें, अगर ये सवाल पूछें कि व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, तो सब लोग 0 पर आउट हो जाएगा। बताइए, एक आदमी बता सकते हैं मैकेनिक्स का फंडामेंटल रूल ऑन विच मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मैकेनिक्स इज बेस्ड? एनीवन कैन? बताओ। और ये कोई में डीजी या कहीं भी कोई नहीं बताएगा। अब तुम बताओ। हाँ चलो, न्यूटन्स का कितना लॉ ऑफ मोशन है? नहीं, 4 है। चलो 4 को मान लिया, 4 और रूल बताओ। एक तो ये हो गया 4 लॉ ऑफ न्यूटन्स मैकेनिक्स का। यहीं से इंजीनियरिंग शुरू होती है, जब +2 के बाद आते हो फर्स्ट ईयर में, यहाँ से इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं होता, लेकिन मैकेनिक्स में ये रिजिड मानते होते। तो ये तो पूरा ज्ञान हमने बता ही दिया ना कि हम रिजिड क्यों माने। रिजिड इसलिए माने, रिजिड है नहीं, हम इसको राइडर लगा रहे हैं कि रिजिड है, अदरवाइज तुम सीख नहीं सकते। हाँ, तो यही एप्लीकेशन मैकेनिक्स में भी तो फॉलो होता है। मैकेनिक्स तो आगे बढ़ने के लिए ना, यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फिर जब आगे जाएंगे, एमटेक करेंगे फ्रैक्चर मैकेनिक्स में, अप्लाइड मैकेनिक्स में, तब हमको पता लगता है, जब एमटेक करने हम गए तभी हम ही को पता लगा कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन टिल प्रोपोर्शनल लिमिट। इतना उस समय तक रटे थे, ज्ञान चक्षु मेरा भी खुला एमटेक करने गए तब। तो इसलिए ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। बताइए और कोई?
हाँ बताओ जी, 4 तो ही बता दिए, 6 है प्रिंसिपल, 2 और बताओ। सब जानते हो, लेकिन यही अगर जवाब दे दोगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। Sir, it is assumed that at its equilibrium all the external इक्विलिब्रियम का बात नहीं है, अभी एकदम शुरू कर रहे हैं मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स डील्स विथ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, नॉट मोमेंट। मोमेंट तो आगे के बात है। रिस्पॉन्सेस में फोर्स है तो मोमेंट भी जनरेट होगा, उसका रिस्पॉन्स अलग है। एकदम बेसिक जहाँ से मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं, शुरुआती बिंदु से। मैकेनिक्स डील्स विथ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट और रेस्पॉन्सेज। अब यह है कि 4 गो न्यूटन्स का लॉ बता दियो, 2 न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो बताते हैं अभी सब धीरे धीरे। 2 प्रिंसिपल और बताओ, हिंट दे दिए। अब देखो तुमको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। फोर्स जो है, फोर्स कैसे मैनिपुलेट होगा? पैरेललोग्राम रूल ऑफ लॉ से, ट्रायंगल रूल से, वेक्टर रूल से। तो पांचवा प्रिंसिपल हुआ पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेज। फोर्स एंड इट्स इफेक्ट है, तो फोर्स को कैसे मैनिपुलेट करोगे, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? पैरेललोग्राम रूल से, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेज, या वेक्टर रूल, या 5वां प्रिंसिपल हुआ। छठा प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। जो फोर्स लग रहा है उसके लाइन ऑफ एक्शंस के अलोंग अगर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर देंगे तो इफेक्ट विल बी रिमेन सेम। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब का बैठने का एक सीजी होगा जहाँ से फोर्स ट्रांसमिट हो रहा होगा इस स्लैब से, तो यहाँ से ऊपर से इतने फोर्स को नीचे में अगर हमने शिफ्ट कर दिया, उसको पुल करने का कोशिश करें, तो द इफेक्ट विल बी रिमेन सेम। उसका रेस्पॉन्सेज सेम होगा, सेम डिफ्लेक्शन, सेम स्ट्रेस, सेम स्ट्रेन, सेम मोमेंट, सेम ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्सन विल बी इंड्यूस्ड। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। यू शुड नॉट forget this. This is the fundamental rule for study of engineering, particularly civil engineering. अब न्यूटन्स लॉ का 4 रूल है which I am narrating. इसको समझने का, न्यूटन्स लॉ भी सब लड़का नहीं समझता। इक्विलिब्रियम का जो कंडीशंस है, फर्स्ट रूल में ही न्यूटन्स का एम्बेडेड है, उसको ठीक से पढ़िए आप। जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, इट इज इन द अंतर्निहित है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, द बॉडी विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन वेदर इट वाज इन रेस्ट और इन मोशन। रिजल्टेंट, अब हिंदी में कैसे पढ़ते थे? बॉडी अपने, हम भी वही पढ़े हैं कि अपने बॉडी अपने उसी स्थिति में रहेगा जब तक कि बाह्य फोर्स से उसको, बाह्य बल से उसको डिस्टर्ब न कर दिया जाए। हिंदी में ही पढ़े, न कोई समझाया हमको भी, रट के पढ़े, ये सब का है। लेकिन अब यहाँ पर समझो, इक्विलिब्रियम का कंडीशंस है यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0, मतलब बॉडी पर कोई फोर्स नहीं। Body will remain in its original position whether it was in rest or in motion. तो वो मोशन में भी रहेगा और रेस्ट में, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, until unless it is not disturbed by the force. तो अब क्या है ये? दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया, माने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यह फर्स्ट लॉ है। अब चलो सेकेंड लॉ पर आओ। सेकेंड लॉ क्या है? इफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट 0, देखो आसान है समझने के लिए, याद कर लो, समझने का बात है, रटने का कोई जरूरत है। इफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एगो बॉडी बना लो ऐसे गोल, 1 मिनट देखो, यह फोर्स 0 ऐसे एक बना लीजिए, ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब दूसरा बना लीजिए, फोर्स इज नॉट 0, सेकेंड लॉ।
थर्ड लॉ हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सीलरेशंस, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सीलरेशंस को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड दैट एम इज इंट्रोड्यूस जो दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। बॉडी का जो मास है कांस्टेंट रहेगा, यह भी एक आइडलेशंस है, मास भी चेंज करता है स्पेस में जाकर। तो यह चीज़ जो पढ़ें उसको समझने का है, मास इज ऑल्सो चेंजिंग, बट यहाँ हमारा न्यूटोनियंस मैकेनिक्स का लिमिटेशंस है। हियर आई विल एज्यूम दैट मास विल बी रिमेन्ड कांस्टेंट। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस खत्म हो जाता है स्पेस में जाने के बाद, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पर लेकिन जब भी है, अभी जितना रेल का, ट्रक का, मकान का सब डिजाइन जो है बेस्ड ऑन द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब चलो तीसरा लॉ क्या हो गया, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन सेंस एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन। यह थर्ड लॉ हो गया। फिर से कहते हैं फोर्स ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन सेंस एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये थर्ड लॉ हो गया। अब न्यूटन्स इनवर्स का बात करते हैं। तो जो भी इनवर्स में दो बॉडी है सेपरेटेड एट डिस्टेंस d, देन उसका जो मास होगा टू बॉडी का, दोनों मास के बीच में देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये न्यूटन्स का फोर्थ लॉ है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। ये सब जानते हैं, सब पढ़े हैं। अब इसको समझ के ऑर्गेनाइज करने से हमारा पढ़ाई आसान हो जाएगा और हम किसी को अच्छे से समझा सकते हैं, इंटरव्यू बोर्ड को कन्विंस कर सकते हैं कि यह मेरा जो है कंसेप्ट है। तो यह इम्प्रेसिव कंसेप्ट अगर आप इंटरव्यू में बोर्ड में देंगे तो आपका 10 मिनट समय लग जाएगा और उसके बाद कहेंगे वेल डन, बहुत अच्छा जवाब हुआ, और आपको बढ़िया नंबर देगा। इंटरव्यू में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मैं भी पूछता था कि तुम क्या करते हो, कोई कहा पढ़ाते हैं, तो हम कहे क्या पढ़ाते हो, तो कहा मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। कोई कहे स्ट्रेंथ मटेरियल पढ़ाए, कोई कहे इरिगेशन पढ़ाए, तो इरिगेशन हमारा फील्ड नहीं है, मेरा मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर है। तो उसका टीचर रहता है तो वो पूछता है, लेकिन यह समझ हो जाती है कि किसका कितना पानी में है, क्या कंसेप्ट है। ठीक है ना, इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर होना, सवाल पूछना आसान है, जवाब देना डिफिकल्ट है। तो मैं आपको मैं हर एक लेवल पर इंटरव्यू फेस किया हूँ। प्रिंसिपल में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था, प्रमोशन से नहीं। तो मैं कमीशन से फर्स्ट हूँ, मैं कमीशन का टॉपर हूँ प्रिंसिपल के इंटरव्यू में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में मैं 5वें पोजीशन पर था बिहार में, जब शुरू में 83 में इंटरव्यू दिया था। तो दिस इज द मैकेनिज्म, एंड जितना हमसे संभव है देयर आर रिपोर्टायर ऑफ नॉलेज। आपको मेहनत करना है, आपके चेतना को जागृत कर देना है हमको। आपका चेतना जागृत हो जाएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, नाउ आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। हाँ बोलो सर, आपने बताया न्यूटन का फोर्थ लॉ अट्रैक्शन ही होगा ना, रिपल्सिव तो नहीं होगा? नहीं, रिपल्सिव भी होगा। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ भी हो सकता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, ठीक है। तो अब है क्वालिटी एश्योरेंस कंस्ट्रक्शंस में। आप कैसे, ज़्यादातर क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा फील्ड से, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी एन इंजीनियर, फ्यूचर इंजीनियर, कोई PWD में जाएंगे, तो दैट इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्वालिटी एश्योरेंस। बिफोर स्टार्टिंग कमिंग टू द क्वालिटी एश्योरेंस, यह आपको जो एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, आपका जो गुण होना चाहिए इंजीनियर के रूप में, इसको समझ लीजिए, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, आप ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। तो यह 12 जो गुण है इंजीनियर का, इसने AICT ने रिकॉग्नाइज किया है।
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। शायद आप लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, बट मैं जब इंडक्शन कोर्स लेता हूँ बच्चों का तो इसमें हम बात करते हैं। तो आज का समय हो सकता है सब्जेक्ट से ज़्यादा इस पर चला जाए, बट इससे आप मोटिवेट हो जाएंगे और समग्र रूप से आप इंटरव्यू का तैयारी कैसे करेंगे। तो पहले क्या है, यू शुड बी नॉलेजेबल, यू शुड डिमोस्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग नॉलेज एप्रोप्रिएट टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब हुआ सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर। तो यू शुड बी कॉम्पिटेंट, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, साइंस का नॉलेज, पूरा इंजीनियरिंग जो है प्रोडक्ट बनाने पर है। इंजीनियरिंग जो नहीं एग्जिस्ट करता था उसको हम बनाए। जैसे गैस का सिलेंडर आप देखिए कि पहले कैसा शेप था, अब नया आ गया है, इंटायरली डिफरेंट होगा। इस ढंग से टेक्नोलॉजी चेंजिंग डेली के डेली। पहले घड़ी कैसा होता था, आज के डेट में कैसा घड़ी बन गया। आज के घड़ी ऐसा बन गए हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में विनर एंड रनर को डिसाइड करने वाला घड़ी बन गया ओलंपियाड में। मैनुअली नहीं पॉसिबल है कि कौन विनर हुआ, फर्स्ट सेकंड कौन हुआ, बट बाय वॉच। इस ढंग से सोफिस्टिकेटेड घड़ी हम लोग बना दिए। इस ढंग से मोबाइल फ़ोन बना दिए कि मोबाइल फ़ोन का इंजीनियरिंग स्मार्टनेस क्या है कि वी कैन डिलीवर नॉलेज, कोई मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज, वी कैन एंजॉय मूवी, वी कैन कैप्चर फोटोग्राफ ऑफ द इवेंट्स। हम इससे कितना काम कर रहे हैं, इननंबरेबल काम, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। तो यह इट इज ए मिराकल इन आवर हैंड। आज के डेट का यह वरदान है। तो यह नॉलेज बेस जो आपके पास है, इट शुड बी डिमोस्ट्रेटेड बाय योर कॉम्पिटेंस। यह पहला एट्रीब्यूट्स है। दूसरा है प्रॉब्लम एनालिसिस। जो प्रॉब्लम दिया, जैसे सर्किल का पाई आर स्क्वायर हमने पूछा, स्ट्रेस का डिफिनीशन दिया, स्ट्रक्चर का डिफिनीशन है, तो ये एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए आपको, एनालिसिस, मेथोडिकल, एंड एबिलिटी टू यूज एप्रोप्रिएट नॉलेज एंड स्किल टू आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट, एनालाइज एंड सोल्व कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू रीच सब एस्टिमेटेड कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन पर आने के लिए आपको एप्रोप्रिएट नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। एक बिल्डिंग का डिजाइन करना है तो उसके लिए इस कंक्लूजन पर कि यह बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए। पहले बिल्डिंग तो ऐसा भी बनता था, 4 वॉल का बिल्डिंग, लेकिन आज के बिल्डिंग में इंजीनियर्स का क्या, सिविल इंजीनियर्स का तो नहीं, आर्किटेक्ट का, इसी ब्रांच से निकला हुआ, उसका क्या है इम्पोर्टेंस कि आज हो कंफर्टेबल बेडरूम हो, अटैच बाथरूम हो। पहले भी बनते थे, बाथरूम नहीं होता था मकान में। जब हम लोग बच्चा थे तो बाथरूम होता ही नहीं था, मकान बन जाता था। आज के डेट में कंक्लूजन यह है कि आज जो है इंटरनेट का भी वायरिंग करें, इलेक्ट्रिक वायरिंग भी हो मकान में, और अब जो नया टेक्नोलॉजी आ गया है कि इट शुड बी मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IoT का भी कनेक्टिविटी होना चाहिए कि हमारा जितना गजेट है इट विल बी कंट्रोल बाय वन रिमोट, मोबाइल फ़ोन से ही सब कंट्रोल कर लें, और सेफ्टी फीचर्स भी हो एम्बेडेड, बिल गेट्स का हो, मकान हो, तो ऑल विल बी मॉनिटर्ड विद द रिमोट कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट। लॉक हो गया, कुत्ता तक नहीं आ सकता, जानवर पंछी कुछ भी नहीं, चोरी होने का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इज व्हाट, दैट एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यह फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग है। When the car will fly, the car will talk to each other, when the car will become driverless, ये सब रियलिटी आ गया, हिंदुस्तान में नहीं आया है, बाहर के देश में आ गया। This is the future of technology and where you have to go, you have to go there. सिविल इंजीनियरिंग में भी उसी ढंग से टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है। जैसे वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षा आर्टिफिशियल हो जाएगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से एलिमिनेट होने का तरह तरह के रिसर्च हो रहे हैं, हाउ इट शुड बी एलिमिनेटेड, कैसे एयर को प्यूरिफाई करें, सो दैट लाइफ ऑन दिस अर्थ शुड बिकम सस्टेनेबल। इन्वेस्टिगेशंस का अप्रोच, जैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, सर्वे करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, सर्वेइंग का किए चाहे नहीं किए हो,
an ability to conduct investigations of complex problem by method of that include appropriate experiment, analysis, interpretation of data and synthesis of information in order to reach valid conclusion. पानी पीने का है तो इन्वेस्टिगेट करते हैं ना कि इसका पीएच वैल्यू क्या होगा. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें सॉलिड पार्टिकुलेट्स कितने मिक्स हैं. सैंड का टेस्ट कर रहे हैं तो ग्रेन साइज एनालिसिस करते होंगे, एग्रीगेट्स का करते होंगे, सीमेंट का कंसिस्टेंसी टेस्ट करते होंगे, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सीमेंट अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं है. तो ऑल दीज, तो वैलिड कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए वी हैव टू मेक एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशंस. नाउ द फोर्थ सिस्टम अप्रोच इज डिजाइन. जब सब इन्वेस्टिगेशंस हो जाएगा तो सीरीज में 4 स्टेप्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लान. एक बिल्डिंग बनाना है तो प्लानिंग है. प्लानिंग में हमको लेआउट बिल्डिंग का करना है, इसका नक्शा बनाना है, इसका स्ट्रक्चरल या फिजिबिलिटी इन्वेस्टिगेशन से, डिजाइन से करना है. एंड तो द सेकेंड वन इज एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, द सेकेंड वन इज एनालिसिस, द थर्ड वन इज डिजाइन and the fourth one is erections of constructions of structures. ये सिस्टम अप्रोच है. तो हमारा जो फोर्थ है डिजाइन, एन एबिलिटी टू डिजाइन सोल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स ओपन इंडेड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड टू डिजाइन सिस्टम components or process that meet specified needs with appropriate attention to health and safety, risk, applicable standards and economic, environmental conditions, culture and societal considerations. Based on this you have to design the structure. यह attributes है, you should be competent enough. What are the engineering tools? An ability to create, select, apply, adapt and extend appropriate technique, resource and modern engineering tools to range of engineering activities from simple to complex with an understanding of the associated limitations. अब एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको. सपोज कीजिए कि इंडिविजुअल को हाउस बनाना है. कोई कहता है कि हमको आधा कट्ठा ही ज़मीन है, 10 धूरी है, इसी में बनाना है. तो फिर आप अपना जो नॉलेज गेन किए उसी से आप कहते हैं ना ठीक है यहाँ पर टॉयलेट होगा तो ये नीचे में आप मत बनाइए, डुप्लेक्स बनाइए, नीचे में यूटिलिटी स्पेस. यह सब परमुटेशन कम्बिनेशंस सिविल इंजीनियर्स के दिमाग में आते रहता है. चाहे कहीं हाईवे बनना है, रोड है, ओवर ब्रिज है, तो बहुत सारे कंस्टेंट्स है कि स्पेस का कमी है, तो कैसे कर्व इस पे इरेक्ट करें, क्या मेथड. तो जितना इंजीनियरिंग नॉलेज होगा उसका सोल्यूशन, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बाय योर नॉलेज यू आर एबल टू प्रोवाइड. उसका इंजीनियरिंग सॉल्यूशन यह होगा. तो ऐसा सॉल्यूशंस देते हैं जो इंजीनियर, उनका नाम भी होता है, अखबार में निकलता है कि हाँ ये आए इंजीनियर साहब, तो इसका सॉल्यूशन निकल गया. कंजेशन सिविल इंजीनियरिंग से यह कंजेशन एलिमिनेट होगा. तो फिर हम ही दिमाग लगाते हैं कि शहर है, बहुत आबादी है, तो ये बाईपास बनाते हैं, ओवर ब्रिज बनाते हैं. तो ये ऑल दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस बाय योर नॉलेज. एंड प्रोफेशनल ये कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन जो आप नॉलेज गेन किए हैं, दो चीज़. एक चीज़ अच्छा समझ लीजिए, कोई आदमी बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल लेता है या हिंदी बोलता है, इससे कोई मतलब नहीं. लैंग्वेज इज नॉट ए नॉलेज. आप हिंदी बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं. चाहे मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं. हम में से आधा लड़का इसलिए मर जाता है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती, कि हमको कुछ आता नहीं है. तो वह अंग्रेजी नहीं आती है, कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग आना चाहिए. आप कम्युनिकेट आप उसको अंग्रेजी में, हिंदी में ही कर दीजिए. वो खान एकेडमी वाला खान बोलता है ना, देखिए बिहारी खांटी में, लेकिन उसको नॉलेज कितना है उसको हम भी सुनते हैं. एनाटॉमी पर भी बॉडी का वो बोल दे रहा है, ज्योग्राफी भी पूरा चाइना इंडिया बॉर्डर भी बोल दे रहा है. और वो जो बोलता है वो सब हम लोग को अच्छा लगता है चूंकि अपनी भाषा में. तो ही हैज गेन नॉलेज. देखिए आप
इंटरव्यू में लोग इनकरेज करता है कि हिंदी में बोलिए आप, मातृभाषा में आप साफ साफ कहिए कि हम एक्सप्लेनेशन है करना है आपको, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। IIT दिल्ली में थे तो बहुत से शिक्षक लिखे हुए हैं, टेबल पर लिख के लगाए कि मुझे हिंदी में बात करना अच्छा लगेगा, मातृभाषा, कोई दिक्कत नहीं। हम में से आधा इसलिए मर जाते हैं, मैं भी मर जाता था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। धीरे धीरे अंग्रेजी सीखने में बहुत मेहनत किया, तब अंग्रेजी सीखे। 8th क्लास से तो अंग्रेजी सीखे ABCD, उसमें कोई शर्मिंदगी का बात नहीं। आप में से बहुत से लोग के लगता होगा कि अंग्रेजी हमारी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत कमी है, ऐसा कोई कमी नहीं है आप में। अंग्रेजी आप डेली सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेली बाय डेली प्रैक्टिस। आगे बढ़े। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, काम चलाओ, बहुत अच्छा भी नहीं। An ability to communicate complex engineering concept within profession and with society at large। आप अंग्रेजी में बोलोगे सोसाइटी में, गांव के अनपढ़ आदमी की भैया यहाँ रोड बना रहे हैं, तो अंग्रेजी बोलोगे, उसको तो हिंदी में ही सिखाना है। अपना आइडिया को बताना है कि आप ये रोड बन जाएगा तो आपको बहुत लाभ होगा, आपका ज़मीन का दाम बढ़ जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, हिंदी में नहीं बताएंगे। तो हमको कम्युनिकेट करना है। स्टेक होल्डर्स क्या है? समाज में अनपढ़, गरीब, लेबर तुमको जो काम करेगा वो सब अनपढ़ लोग है, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे? अपनी भाषा में, खान एकेडमी का खान जैसा, ठीक है ना। सच एबिलिटी इंक्लूड्स रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, एंड एबिलिटी टू कंप्रहेंड एंड राइट इफेक्टिव रिपोर्ट्स एंड डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन and to give effectively respond to clear instructions। ये AICT ने बताया है, उसको हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपको ग्रूमिंग के लिए, आपको अच्छा इंजीनियर बनने के लिए ये सब जरूरी है। आप गूगल सर्च कीजिएगा तो यू विल गेट दिस, नो प्रॉब्लम। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल इंजीनियर इन सोसाइटी, स्पेशली द प्राइमरी रोल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। इस ढंग का हमारा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, इतनी समझ होना चाहिए कि हम, अब क्या है, आज जो मकान बनाते हैं हम, चाहे कोई स्ट्रक्चर है, तो उसका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस का ख्याल रखना है। बनते गया पोल्यूशन बढ़ते गया। पटना का ग्रोथ बिना कोई प्लानिंग के हुआ। अगर कोई नोएडा गए होंगे तो देखे होंगे कि सब प्लान्ड है, हरियाणा गए हैं तो देखें प्लान्ड है। पटना का ग्रोथ ऐसे ही, न रोड है न सड़क है, जिसको जहाँ अपने लिए नर्क का सृजन कर रहे हैं, पता नहीं कब आंख खुलेगी, कब आंख खुलेगी भगवान। अब जैसे उधर चले जाइए मिठापुर बस स्टैंड से, तो नरक का ही साम्राज्य तो स्थापित कर रहे हैं, और उसमें भी जमीन खरीदने जाओ तो 50 लाख रुपए इकट्ठा। तो यह हाल है। और तुम्हारा एक इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए इंजीनियर के रूप में, एन इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, एन एबिलिटी टू एनालाइज सोशल एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्टिविटी। जो हम बना रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन और सोसाइटी दोनों को दिमाग में रख के करना है। तो जैसे ही बिल्डिंग का प्लानिंग करते कॉलोनी बसाने का, हरियाणा और फरीदाबाद जैसा, चाहे चंडीगढ़ जैसा, तो नरक का सृजन नहीं होता जो उधर हो रहा है। तो यह सब चीज मिसिंग है, इंजीनियर को ऐसा होना चाहिए। अब क्या है, हमको अच्छे नैतिक बात का ख्याल रखना है, इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स, यह भी एट्रीब्यूट्स का पार्ट है। Ethics and equity, an ability to apply professional ethics, accountability and equity। अपना जीवन को ऐसा नहीं कि हाँ चले गए फील्ड में, नौकरी हो गई, कुछ कर रहे हैं, फंस गए, जेल चले गए, सब इज्जत चली गई, ठीक है। और we have to erect economical structure। हमको किफ़ायत का ख्याल रखना है, इकोनॉमी का ख्याल रखना है। And engineering is nothing but it is a lifelong learning। Still I am learning। हो सकता है तुम बच्चों में से कोई बात निकल जाए, उससे I am learning। हम उससे भी कुछ सीखने का कोशिश करेंगे।
an ability to identify and to address their own education level needs in a changing world in a way sufficient to maintain their competence and to allow them to contribute to the advancement of knowledge. मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब मैं बीटेक कर रहा था तो मेरा मैथमेटिक्स का नॉलेज था एनालिटिकल नॉलेज, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्विवेलेंट टू 0। इसका सॉल्यूशन एनालिटिकल होता है, एक्स का 2 वैल्यू होगा और मैथमेटिक्स फार्मूला से वी कैन फाइंड द 2 वैल्यू ऑफ एक्स। देखो जी बच्चा भी है इसका, चलो बहुत बहादुर लड़की हो, बच्चा के साथ आए हो। अभी देखो इसका बहादुरी, इससे भी सीखने का है। हाउ सी इज मैनेजिंग लाइफ। बच्चे को भी मैनेज करना है, पढ़ाई को भी मैनेज, एंड हाउ ही सी इज क्यूरियस। ये अच्छी बात है, यह क्यूरियसिटी इसका कि हम बच्चा को भी ले, कोई और साथ होगा, उसका हस्बैंड होंगे चाहे कोई होगा, उसको कर रहा है, रो रही है, तो ये दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। हम 2 बच्चे के साथ उसको भी पढ़ाए, अपने भी पढ़े, एमटेक भी किया, पीएचडी भी किया। तो जब मैं बीटेक किया था नॉलेज अपडेशन पर हम का है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सपोज करो हम उतने पर ही रह जाते तो हम न्यूमेरिकल मेथड नहीं सीखते। एमटेक हम करने गए तो x⁻³ इसका नॉलेज हमको नहीं था बीटेक, तो हमने वह सीखा। तुम लोग अब बीटेक में आ गया है न्यूमेरिकल मेथड, वह एनालिटिकल सॉल्यूशंस नहीं। x⁻³ का एनालिटिकल कोई फार्मूला है क्या? नहीं है। न्यूटन राप्सन मेथड से सोल्व करते हैं, इटरेशंस करते हैं, रिफाइंड वैल्यू निकालते हैं। वहाँ भी 3 डिस्टिंक्ट रूट आएगा बट रिफाइंड नॉट एक्यूरेट। कंप्यूटर आ गया तो उससे मैटलैब से निकल जाएगा। अब तुम इमेजिन करो x⁻n, n में बी असाइंड एनी पर्टिकुलर वैल्यू, मे बी 1000। ह्यूमनली इट इज पॉसिबल टू सोल्व, कंप्यूटर से हो जाएगा। तो x विल हैव 1000 डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो अगर हम न्यूमेरिकल मेथड नहीं पढ़ते, जैसे हम कंप्यूटर नहीं था उस समय, हम कंप्यूटर भी नहीं जानते थे, तो यह सब नॉलेज अपडेशंस करके मैं अपने को सीखा, सब चीज़ को सिखाया। कंप्यूटर सीखे, मेल की करना सीखे, वेब सर्फिंग सीखे, टाइपिंग सीखे कंप्यूटर से, और सब नॉलेज जितने हो रहे हैं डेवलपमेंट उसको कैप्चर किया। नहीं तो हम एक ऐसे इंजीनियर रहते, रिटायर कर जाते बिना नॉलेज के। हमको जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान है वह नीड फुलफिल हो गया, लेकिन जो हमारा इम्पोर्टेंस हो सेल्फ का कि आई शुड बिकम इम्पोर्टेंट, वह नहीं हासिल करते हम जीवन में। सो दैट कि आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए इम्पोर्टेंट पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, देयरफॉर आई वाज फोर्स्ड टू अपडेट माई नॉलेज। तो इस ढंग से सबको नॉलेज अपडेट करना है। आपको बीटेक किए थे, एमटेक करना है, पीएचडी करना है, बहुत सारे सपने आप में से देखते होंगे लोग तरह तरह के। अब आ जाइए, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, क्वालिटी एश्योरेंस। ये एट्रीब्यूट्स में ही है। तो क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी एश्योरेंस? इट इज रिलेटेड विद द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एज पर द प्लानिंग। मैं प्लानिंग का बात किया। एज पर द डिजाइन, यूज ऑफ एडवोकेट मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, प्रॉपर वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप का मतलब नॉलेजेबल होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। राजमिस्त्री पर छोड़ देता है, मकान बन जाती है, सब गड़बड़ हो जाता है। वर्कमैनशिप इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क and enforcing design stipulations for safe construction of the project. डिजाइन का जो जो स्टेपुलेशंस है दैट शुड बी इन्फोर्स्ड। 8 mm का बार अगर 10 mm का बार प्रेस्क्राइब्ड है, स्टेपुलेटेड है, तो 10 mm का बार यूज होगा। सीमेंट ओपीसी अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो ओपीसी सीमेंट यूज होगा, न कि पीपीसी हो जाएगा, चाहे स्लैग सीमेंट होगा। तो डिजाइन स्टेपुलेशंस में जो जो चीज़ बात लिखी हुई है, इट शुड बी ऑनेस्टली इन्फोर्स्ड। आगे बढ़ो। क्वालिटी एश्योरेंस इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज गाइड्स द यूज ऑफ करेक्ट स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्पेसिफिकेशन एंड प्रॉपर मटेरियल्स, इंश्योरिंग दैट क्वालिटी ऑफ वर्क हैज बीन अचीव्ड। यह डिफिनीशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है।
मैं प्रिंसिपल का इंटरव्यू में गया था तो यही सवाल पूछा था। यह डिफिनीशन हो गया। अब एट्रीब्यूट्स बता दिए तुमको। एट्रीब्यूट्स तुमको गूगल सर्च में AICTE ने 12 ग्रेजुएट 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स लिखा है, उसको आप मनन कीजिए अपने स्तर पर, अकेले में, तन्हाई में, एकांत प्रिय होके, अगर नॉलेजेबल होना है तो। हर एक व्यक्ति के सपने हैं, मम्मी के, पापा के, सभी के सपने हैं, उस सबको फुलफिल करना है आपको। द सिविल इंजीनियर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट सस्टेनेबल वर्ल्ड, रहने के योग्य वर्ल्ड, दुनिया, एंड इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इस पृथ्वी पर अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। We serve civil engineers, serve the society collectively as a planners, designers, constructors and operators for the development and create environment for well-being of man and society. यह बात को कंठस्थ कर लीजिएगा। पूछेगा कि आप, पूछबे करेगा आपको इंटरव्यू में कि आप जाइएगा तो क्या कीजिएगा, आपका क्या है, यह सेंटेंस याद रखिए कि वी शैल ऑपरेट टू क्रिएट ए सस्टेनेबल वर्ल्ड फॉर द सोसाइटी। यह चीज़ को भूलिएगा नहीं। पूछेगा ही कि आप सिविल इंजीनियर होके इरिगेशन जाइएगा, PWD तक क्या कीजिएगा, तो हम लोग जो है वी विल क्रिएट ए सस्टेनेबल वर्ल्ड कंसीडरिंग द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। यह आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। The job role of civil engineers is extremely important as it equates for the overall safety of society in many different facets. हम जैसे रोड बना दिए लेकिन ट्रैफिक का रेगुलेशंस नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, लोग मारा जाएगा, तो हम उसका ख्याल रखते हैं। 2-2 लेन बनाते हैं, गोलंबर बनाते हैं, फिर ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं, लाल बत्ती, हरा बत्ती, पुलिस सब के साथ मिक्स करके जस्ट टू अवॉइड। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा इंजीनियर के रूप में, मेरा जो मिशन है, मेरा जो विजन है, आई शुड रिड्यूस एक्सीडेंट टू ए 0 लेवल ऑन द रोड। अगर आप ये कहिएगा कि सिविल इंजीनियर्स के रूप में हमारा जो विजन है वह यह है कि आई शुड अवॉइड द एक्सीडेंट टू 0, I should reduce the accident to 0 as a civil engineer. This is my objective, vision of my life. आपको इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर कितना खुश हो जाएगा, कहेगा कि तो बहुत महान, यही तो कल का विश्वसनीय है। फिर आप बोलिए कि हमारा जो इंजीनियर के रूप में जो विजन है वह है कि यहाँ का हर एक गली में रहने वाला आदमी भी हवाई जहाज से सफर करे। यह विजन होना चाहिए, बहुत बड़ा विजन, सपने बहुत बड़ा विजन होना चाहिए। आप कहिए कि रेल ऐसा होना चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी भी AC में चले, नो सेकंड क्लास, टॉयलेट साफ होना चाहिए, यह विजन होगा। आप कहिए कि बस ऐसा होना चाहिए जो स्पेशस हो, क्लीन हो, गरीब से गरीब आदमी चढ़े, यह विजन होगा हमारा इंजीनियर के रूप में। सिविल इंजीनियर के रूप में मेरा यह विजन होगा कि हर एक आदमी को टैप वाटर मिले साफ, फिल्टर का कोई ज़रूरत नहीं हो, कि एक्वागार्ड लगाना है, यह विजन होगा। और क्या क्या विजन होगा, इस ढंग से विजन बनाइए। अपने इर्द गिर्द के कष्ट झेलते हुए जो आप लोग रहते हैं उस ढंग से विजन बनाइए। जब विजन होगा, सपने होगा, तभी तो पूरे होंगे। They do their daily job duty that makes the area safe for the people who live there. ये भी विजन हुआ कि हम जो एरिया बनाएंगे, सस्टेनेबल वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, वह जो है सेफ हो समाज के हर एक लोगों के लिए। दिस इज माई विजन। यह सब नोट कर लीजिएगा, ये सब पूछेगा आपसे। ऐसे ही इंटरव्यू में जाइएगा, वैसे पूछेगा जनरल बात इंजीनियरिंग के पहले। तो हम क्या है, वी आर स्टीवर्ड्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इट्स रिसोर्स। स्टीवर्ड्स का मतलब समझते हैं, लीडर। वी आर
लीडर स्टीवार्ड्स, इसको नेतृत्व करने वाले, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले, इसके रिसोर्स का जुडिशस ढंग से यूज करने के लिए वी आर द स्टीवार्ड्स।